यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2035 तक पेट्रोल और डीजल की नई कार और वैन पर प्रतिबंध लगाने के समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। इसका मतलब ये है कि 2035 के बाद से कोई भी नई कार या वैन जो जलवायु अनुकूल ना हो या फिर कार्बन न्यूट्रल ना हो, उसको यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जो कि यूरोपियन संघ का पार्ट है, उसमें लॉन्च नहीं किया जा सकेगा। हालांकि अभी समझौते को यूरोपियन संसद के द्वारा पारित किया जाना बाकी है, किंतु बातचीत फाइनल हो चुकी है और जब भी कोई प्रस्ताव फाइनली संसद के द्वारा पारित होगा तो उसकी मुख्य बातें इसी प्रकार से रहेंगी जिस प्रकार से समझौते की बातें थी। तो आज की वीडियो में 2035 तक उन्होंने जो ये टारगेट रखा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसकी क्या महत्ता है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे चार्ट्स एंड ग्राफ्स के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक उत्साह जो ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में बल्कि भारत में और अन्य कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है, ये कितना सही है अगर हम जलवायु अनुकूलन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता होती है इलेक्ट्रिक वाहनों की, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपके इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन न्यूट्रल होंगे या नहीं होंगे। सारी कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझेंगे, वीडियो में पूरा सुनिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची। समाचार पत्रों की मदद से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, एक प्रेस रिलीज मैं आपको दिखाती हूँ। ये यूरोपियन काउंसिल या फिर काउंसिल ऑफ जो यूरोपियन यूनियन है उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 27 अक्टूबर 2022 की ये प्रेस रिलीज है, जिसमें क्या बताया गया है कि फिट फॉर 55, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिट फॉर 55 के अंतर एक प्रपोजल पे जो है एग्रीमेंट हो गया है और जो यूरोपियन यूनियन है वो स्ट्रेंथन कर रही है अपने टारगेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए, जो न्यू कार और वैन्स होंगी उनको लेकर। इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये प्रेस रिलीज दरअसल ये कहती है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा फिट फॉर 55 इस एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। इस फिट फॉर 55 को अचीव करने के लिए अलग अलग लेवल पर उनको काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो प्रपोजल रखा गया है कि 2035 तक हम जो है नई कार और वैन के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम कर देंगे, तो उसमें एक टारगेट उन्होंने रखा है। टारगेट क्या है कि जो नई कार हैं उनके द्वारा जो कार्बन एमिशन होता है उसमें हम 55% तक रिडक्शन कर देंगे, और जो नई वैन है उनके कार्बन एमिशन में हम 50% तक रिडक्शन कर देंगे। और ऐसा हम 2030 तक करेंगे और लेवल कौन सा होगा? 2021 का लेवल होगा। क्या इसका मतलब हुआ? 2021 में कार और वैन से जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा था उसको हम 55% कार के लिए और 50% वैन के लिए 2030 तक कर देंगे। इसके बाद वो बता रहे हैं 100% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन हम कर देंगे नई और कार वैन के लिए बाय 2035 तक। 30 तक आपने क्या करना है? 55% और 50% कार्बन एमिशन रिडक्शन करना है, राइट। 2035 तक आपने क्या करना है? ये जो कार्बन उत्सर्जन है नई कार और वैन के द्वारा, इसको हमने कितना कर देना है? इसको पूरा 100% कम कर देना है। यानी कि कोई भी ऐसी नई कार या ऐसी वैन जो जलवायु अनुकूल ना हो या फिर कार्बन न्यूट्रल ना हो, वो यूरोपियन मार्केट में आपको नहीं दिखाई देगी। उस पर बैन लगा दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कानून बनाए जाएंगे और इस तरह के वाहनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो कंबक्शन इंजन के कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करते हैं। ठीक बात है, इतना हम समझ गए कि फिट फॉर 55 कॉन्सेप्ट एक उन्होंने अपनाई। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने शुरुआत जो की है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से की है। इसमें उन्होंने बात की कि 2035 तक नई कार और नई वैन पर जो है हम बैन लगा देंगे। अब देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो मार्केट में कौन कौन से ईंधन पर चलने वाले वाहन आपको दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा देखिए पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, इसके अलावा आपका LPG है, मीथेन है, आपके माइल्ड हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड इंजन भी मिलते हैं, प्लग हाइब्रिड मिलते हैं, इलेक्ट्रिक मिलते हैं, हाइड्रोजन मिलते हैं। इनकी संख्या कम है। आने वाले टाइम में अगर जब इस तरह का जो है ये कानून वगैरह लग जाएंगे तो 2035 तक किस तरह के इंजन आपके पास होंगे? तो एक अनुमान लगाया गया है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके पास होंगे, इसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित, और फिर कोई भी ऐसा जो न्यू जीरो एमिशन इंजन बनेगा, यानी कि कोई भी ऐसी अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है जो इस तरह का इंजन बनाती है कि जिससे जीरो एमिशन होता है, तो वो आपके पास होंगे।
ये जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी है, ये सब जो है एक साइड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा ट्वीट किया गया है #Fit455। उन्होंने बोला है कि हम एक प्रोविजनल पॉलिटिकल एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं, जहां पर बेसिकली हमने कार और वैन्स के लिए एक स्टैंडर्ड जो है सेट कर दिया है, जिसको हम सभी अब मानेंगे। ठीक बात है। अब देखिए जो फिट फॉर 55 था, इसमें बेसिकली उन सारे सेक्टर्स की पहचान की गई थी जो कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें से आप देखेंगे जो रोड ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, बिल्डिंग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज और वेस्ट है, ये टोटल मिलाकर यूरोपियन यूनियन के अंदर 60% का कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ठीक बात है। यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट भी इसमें से एक है जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक तत्व बनता है कार्बन उत्सर्जन के लिए। तो बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर पे ही ज्यादा फोकस फिर क्यों किया जा रहा है। देखिए, यूरोपियन संघ के देशों में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन का जो 12% है वो कारों से होता है। टोटल जितना भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है उसमें से जो 12% है वो कार से होता है। यानी कि इसको हमें प्रायोरिटी के बेस पर देखने की जरूरत है। अगर यातायात के हम सारे साधन मिला दें तो कुल उत्सर्जन के 1/4 के लिए वो जिम्मेदार है। इसको थोड़ा सा इंफोग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हम बात करें या फिर अगर हम बात करें पूरे कार्बन उत्सर्जन की, अगर 100 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन आप वातावरण में कर पा रहे हैं तो इसका केवल 25% यानी कि 1/4 जो है ये केवल आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी सबसे ज्यादा जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है। देन एविएशन आता है, शिप्स आती है, ट्रेन्स आती है, देन अदर आती है। यानी कि रोड जो कि 71% बनता है इस 25% का, इस पर हमें सबसे ज्यादा जो है फोकस करने की जरूरत है। राइट। अब फिर यहाँ पर आ जाइए, इसमें भी जो कार है, ठीक है, कार जो रिस्पॉन्सिबल है, मैंने आपको बताया वो 12 से 15% के लिए जिम्मेदार है अगर हम एमिशन की बात करें तो, और 12% कार है, जो वैन है वो 2.5% है। इसीलिए आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा जब से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ कि केवल कार और वैन पर ही क्यों हमने प्रतिबंध लगाया, अदर व्हीकल्स पे क्यों नहीं लगाया। क्योंकि डाटा ऐसा बताता है कि सबसे पहली बात तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1/4 कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। उसमें से भी जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो 71% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए जिम्मेदार है, और उसमें से भी जो कार और वैन है वो टोटल मिलाकर 15 और 2.5 मान लीजिए आप, लगभग 17.5-18% के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए जो शुरुआत की गई है वो इसके हिसाब से की गई है। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो यूरोपियन यूनियन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में। तो देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ये यूरोपियन यूनियन की जीडीपी का 7% जो है बनती है, मतलब अपने आप में महत्वपूर्ण है। करीब मानकर चलिए कि इससे 13 मिलियन जॉब यानी कि 12.7 मिलियन जॉब जो है इससे बनती है, और ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी नौकरियां हैं उसका लगभग 6.5% जो है रिप्रेजेंट करती है। अगर बात करें तो वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ये मोटर व्हीकल्स के। पहले नंबर पे कौन है? चाइना, वो हमेशा आगे रहते हैं। तो पूरे विश्व में मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद ये दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर भी है यूरोपियन यूनियन में, यानी कि वो सेक्टर्स जिनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशंस को प्रमोशन मिलता है, उसमें से एक है, सबसे बड़ा है, करीब 60 बिलियन का ये पूरा का पूरा बनता है। और जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूरोपियन यूनियन में होता है ये लगभग उसका 34% का हिस्सा बनाता है। यानी कि चाहे जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके बारे में बात करें, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टाइम के हिसाब से हम बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर यूरोपियन यूनियन के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फाइनली इन सारे डेटास के हिसाब से इस बात पर एक समझौता हुआ कि बेसिकली 2035 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो कार है और वो वैन है वो बंद कर दी जाएंगी। यानी कि 2035 के बाद से नई कारों से 0 उत्सर्जन का लक्ष्य हो, इसके लिए कदम उठाया गया है। यानी कि 35 के बाद मार्केट में अगर कोई भी नई कार या वैन आती है तो उससे 0 एमिशन होना चाहिए, वो इस तरह के फ्यूल पे चलनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो क्योंकि कंबक्शन इंजन के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते तो उनसे कोई प्रदूषक तत्व इन्वायरमेंट में नहीं जाते हैं, तो उनसे 0 जो है एमिशन माना जाता है। हालांकि ये मुद्दा भी विवादित है, इस पर मैं बाद में आऊंगी। ठीक बात है।
अब देखिए, यूरोपियन संघ में कंबक्शन इंजन से चलने वाली कोई कार नहीं बेची जाएगी 2035 के बाद से। यूरोपीय संघ के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं चेक गणराज्य, उन्होंने ये बताया कि सदस्य देश, यूरोपीय संसद और जो यूरोपीय आयोग के वार्ताकार हैं वो इस समझौते पर पहुंच गए हैं कि जितनी भी कार निर्माता कंपनियां हैं उनको कार्बन उत्सर्जन में 100% कटौती का लक्ष्य जो है हासिल करना होगा 2035 तक। अब क्योंकि कार निर्माता कंपनियों को इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो काफी सारी कंपनियों ने इसका विरोध भी किया है। इसके उन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं जिनको हम अपनी वीडियो में आगे देखेंगे। अब ये जो समझौता हुआ है इसके बेस पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल वाले जो बेसिकली व्हीकल्स होंगे उनका जो है प्रतिशत मार्केट में बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे बताया गया, अगर ज्यादा से ज्यादा वाहन ऐसे हो जो इलेक्ट्रिसिटी से या ऑल्टरनेटिव फ्यूल से चलेंगे तो फ्यूअर एमिशन होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अभी करीब 13.4 मिलियन जो है ऐसे वाहन हैं जो अल्टरनेटिव फ्यूल कार्स और वैन्स हैं यूरोपियन यूनियन में। ये 2022 में लगभग 5% बनते हैं। 2050 तक इसमें 10 फोल्ड का इंक्रीमेंट होगा और ये 2050 तक 50% जो है पूरे वाहन का मार्केट बन जाएगा। इनके 2050 तक जो 50% कार और वैन्स आपके पास होंगी यूरोपियन यूनियन के अंदर, या तो वो इलेक्ट्रिक जो है वाहन वाली होंगी जो बिजली से चलती होंगी, या फिर जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं उनसे चलने वाली होगी। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जब बैन लग जाएगा तो आपको ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिससे जो है पेट्रोल डीजल वाली कारों और वैन की बिक्री रुक जाए, और इसके लिए जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं उसको ऑल्टरनेटिव तरीके लेकर आने पड़ेंगे मार्केट के अंदर। ठीक बात है। ये फैसला जो हुआ है यूरोपीय संघ का, ये जलवायु परिवर्तन पैकेज का एक हिस्सा है जिसे फिट फॉर 55 के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। देखिए, इस फिट फॉर 55 का मकसद क्या है? तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि 2050 तक हमें कार्बन न्यूट्रलिटी को जो है हासिल कर लेना है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? ना कुछ लेना ना कुछ देना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, हम उतना ही कार्बन उत्सर्जन जो है वातावरण के अंदर करेंगे जितना हम वापस जो है सोख भी सके। यानी कि इंसानी गतिविधियों से उतना ही कार्बन उत्सर्जन हो जितना सोखा जा सके। 40 आपने वातावरण में भेजा, 40 ही आपने सोख लिया, तो कार्बन न्यूट्रल हो गया। यानी कि जितना कार्बन पहले से पड़ा हुआ था उतना ही है, नया नहीं डाला आपने। ये बेसिकली फिट फॉर 55 पैकेज जो है इसका आप कह सकते हैं टारगेट है। अब देखिए, ये जो यूरोपियन यूनियन है ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेगा 55% तक 2030 तक, ये कैसे अचीव होगा भाई? फिट फॉर 55, इसमें जो 55 है ना, इसका मतलब ही ये है कि 2030 तक 55% कार्बन एमिशन जो है आपने रिडक्शन कर लेना है। कैसे अचीव होगा? आपने जो ट्रेडिंग सिस्टम है कार्बन को लेकर, एमिशन को लेकर, उसको बढ़िया करना है, रेगुलेशंस वगैरह अच्छे करने, लैंड यूज और फॉरेस्ट्री पे काम करना है, अल्टरनेटिव फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लेके आना है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक वाहनों पर आप जोर दे रहे हैं तो आपको चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक बनाना पड़ेगा। भाई आपके यहाँ तो कार्बन एमिशन कम हो गया, दूसरे के यहाँ लेकिन हो रहा है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इस तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा। सोशल क्लाइमेट फंड को लेके काम करना पड़ेगा, रीफ्यूल के लिए काम करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन स्टैंडर्ड्स जो है कार और वैन्स के लिए वो थोड़े टफ बनाने पड़ेंगे। एनर्जी टैक्सेशन को लेकर काम चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी। ये उन्होंने एक प्लान रखा है कि जो 55% हम कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे तो वो इन सारी चीज़ों के माध्यम से करेंगे। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने मीन्स वाले आंसर में लिख भी सकते हैं इन पॉइंट्स को, राइट। अब देखिए, ये जो बैन लगा है कारों पर, इससे किसको क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा? तो देखिए, जब इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगा, सेल्स जब ज्यादा हो जाएंगी जीरो एमिशन व्हीकल्स की। देखिए अभी क्या है, जो चीज कम आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा होती है। जब सारी ही कंपनियां इसी तरह के वाहन बनाने लगेगी तो एक कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट के अंदर, और जब एक अच्छा कंपटीशन मार्केट में बढ़ता है तो कीमतें नीचे गिरती हैं। कीमतें नीचे गिरने की वजह से अफोर्डेबल मॉडल्स जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इसकी वजह से लो एनर्जी एक्सपेंडिचर भी आपका होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो लोगों का जो एक लिविंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपकी जितनी सैलरी है लगभग उसका आधा आप पेट्रोल और डीजल पे ही खर्च कर देते हैं। कई बार इस तरह की स्थिति भी आ जाती है। जो यूरोपियन यूनियन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो देखिए, ज़्यादा इनोवेशन आएगी जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज के अंदर, कंपटीशन जो है बढ़ेगा
बढ़ेगा, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलप होंगी, तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को एक बूम मिलेगा। ओवरऑल सिटीजन्स को क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है कोई कंज्यूमर भी ना हो, इंडस्ट्री में भी ना हो, जस्ट एक नॉर्मल सिटीजन है। तो देखिए, अगर आप जीरो एमिशन व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे तो लेस पॉल्यूशन होगा, एयर की क्वालिटी बेटर होगी, तो हेल्थ जो है आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था एयर पॉल्यूशन की वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। ठीक बात है। तो इम्प्रूव्ड सिटीजन हेल्थ एंड वेलबींग, तो इस तरह के जो काम है उनसे आपके सभी सिटीजन्स को जो है फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो कार और वैन पर बैन लगाया गया है, इसके अंदर एक क्लॉज भी है, दैट इज फेरारी क्लॉज। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी क्या मुद्दा है। देखिए, कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर इतना ज़्यादा जो एक एंथुसियाज्म देखने को मिल रहा है, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिजली से चलने वाले वाहनों को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आ रही है ये मैटर करता है। क्या वो बिजली आप जीवाश्म ईंधन से लेके आ रहे हैं, क्या कोयला से आप बिजली लेकर आ रहे हैं, या फिर किसी और चीज़ से बिजली लेकर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ है, तो एक एनर्जी संकट जो है वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वाहनों को चार्ज करने वाली बिजली किस सोर्स से बन रही है। क्या वो हाइड्रोजन फ्यूल से बन रही है? तो हाइड्रोजन फ्यूल भी क्या ग्रीन हाइड्रोजन है या फिर कैसा वाला है? क्योंकि ग्रीन आपका अच्छा माना जाता है, जो आपका ग्रे और ब्लैक होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, अगर हम बात करें पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलेक्ट्रिक वाहन भी हमारे कार्बन एमिशन टारगेट्स को अचीव करने में हमें हेल्प करेंगे या वातावरण के अंदर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे, इसको लेकर भी विवाद है, क्योंकि फाइनली बात यहाँ पर आती है कि बिजली कहाँ से आ रही है। ठीक बात है। तो ये तो एक मुद्दा था। अब दूसरा मुद्दा आता है फेरारी क्लॉज पर। यहाँ पर देखिए, यूरोपियन एजेंसीज टू स्टॉप द सेल ऑफ कार्स विद कंबक्शन इंजन बाय 2035, हिस्टोरिक न्यूज। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फेरारी अमेंडमेंट भी है। ठीक है, आप क्लॉज कह लीजिए, अमेंडमेंट कह लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, जो नीशे मैन्युफैक्चरर्स है, यानी कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस तरह की गाड़ी बनाते हैं, जैसे फरारी है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर एक साल में 10,000 से कम वाहन बनाते हैं, क्योंकि देखिए फरारी कोई ज़्यादा तो खरीदता नहीं है, बहुत अमीर ही लोग खरीद पाते हैं, हम जैसे लोग तो खरीद नहीं पाते हैं। तो जो लोग इस तरह से 10,000 से ज़्यादा व्हीकल्स एक साल में, 10,000 से कम व्हीकल्स एक साल में बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया गया। उनको क्या कहा गया है कि आप जो इंटरनल कंबक्शन इंजन वाला ये है, इसको 2036 तक जो है प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, इनके लिए इन्होंने थोड़ी सी छूट दी है। इसको फर्दर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, Porsche and Lamborghini get a stay of execution on the Euro petrol car ban। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो आप कह सकते हैं ब्रांड न्यू पेट्रोल डीजल कार्स जो कि एक्सटेंड होने वाली है यूरोप में 2035 तक, लेकिन जो स्पोर्ट्स कार की कंपनीज थी उनको थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है रेगुलेटर्स की तरफ से। और कंसेशन क्या है कि वो जो 10,000 कार एक साल में कम बना रहे हैं, उनको इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंगली 2036 तक जो है कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक बात है। यहाँ पे देखिए, जो ऑटोमोटिव न्यूज यूरोप है, उन्होंने बेसिकली बनाया है और इन्होंने कहा है कार्बन न्यूट्रल फ्यूल सच एज हाइड्रोजन और सिंथेटिक पेट्रोल और डीजल इस तरह को बनाने में हेल्प करेगा। कैसे, बताती हूँ। देखिए, जैसे एक बहुत अच्छी कार की कंपनी है टोयोटा, ये बेसिकली फिलहाल काम कर रहे हैं, ये इस तरह के इंजन डेवलप कर रहे हैं जो हाइड्रोजन से पावर होके चले। ठीक बात है। इसी तरह जो पोर्शे कार है, एक्चुअली ये तो एक अपने आप में लग्जरी कार ब्रांड है, तो ये देखिए इस तरह का काम कर रहे हैं कि कार्बन को जो है एटमॉस्फेयर से कैप्चर किया जाए और फिर इसको रिसाइकल किया जाए फ्यूल में। इसको बेसिकली ई फ्यूल बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट है, कभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देती हूँ। इसमें होता क्या है कि आप कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, देन बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बाद उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल बनाया, और ये जो फ्यूल होता है इससे कार्बन उत्सर्जन भी काफ़ी कम होता है। तो जो पोर्शे जैसी कंपनीज हैं वो इस तरह के फ्यूल्स को लेकर भी काम कर रही हैं। इसी तरह जो टोयोटा जैसी कंपनीज हैं वो हाइड्रोजन को लेकर काम कर रही है। रिसेंटली इंडिया में भी जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने हाइड्रोजन कार के फ्यूचर को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स बताया था, जो कुछ इंडिया में
हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली पूरा समझ लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका फिर विरोध क्यों हो रहा है, अगर ये इतना अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो देखिए, पहली बात तो ये जो रोक है ये सिर्फ कार और वैन के लिए है। जो अन्य वाहन है उनको लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। तो जो पर्यावरणविद हैं, जो बेसिकली ज़्यादा एंथुसिज्म के साथ चाहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बने, वो कह रहे हैं फिर बाकियों के लिए भी लेकर आओ। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर अन्य वाहन भी इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा, जो यूरोप में कार निर्माता कंपनी है उन्होंने संगठन के इस फैसले की जो है आलोचना की है। रीजन, जैसे जर्मनी की जो एसोसिएशन ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, वीडीए, उन्होंने ये कहा है कि बिना मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखे यह फैसला लिया गया है। जैसे उनका कहना यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं तो इससे हमारी चीन पर बहुत निर्भरता बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कोबाल्ट, निकल, लिथियम जैसे जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनके लिए हम चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए ज़्यादा काम होता है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है, 2035 बहुत कम टाइम आपने दिया है, तब तक पूरा का पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, सारी की सारी चीज़ें लेके आना, जैसे बैटरी चार्जिंग के लिए ज़रूरी सुविधा है, कच्चे माल पर जो हमारी निर्भरता है, समुचित जो अक्षय ऊर्जा संसाधन है, इनका ध्यान नहीं रखा गया, थोड़ा हेस्ट में डिसीजन ले लिया गया है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तीसरा मुद्दा वही आता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिजली कहां से आ रही है। तो इसीलिए विशेषज्ञों का ये कहना है सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को लेकर और काम करना चाहिए सरकार ने, उनको सस्ता बनाना चाहिए और बेसिकली इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि क्या वो इतने इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं जितना बताया जा रहा है। और हाल में आपने देखा होगा, न्यूज़ भी आई थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों में भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो एक प्रॉपर स्टडी होने की बेसिकली जरूरत है। तो ये कुछ मुद्दे थे। यहाँ पर देखिए किस तरह का ऑल्टरनेटिव फ्यूल हमें लेकर आने की जरूरत है। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल आप लेके आ सकते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक सिटी जो आप जनरेट कर रहे हैं, जो बेसिकली चार्ज कर रहे हैं वाहनों को, वो इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे लिक्विडिफाइड मीथेन है, इस तरह का जो फ्यूल है इनको ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। काफी सारी चीजें हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर कवर की है। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी कि अगर 35 तक चीजें बैन हो रही हैं तो ये किस तरीके से काम करेगा, और इसे आप एक केस स्टडी के रूप में भारत के संदर्भ में अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में यूज भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।